नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने कहानियों की सीरीज़ में मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पंच परमेश्वर को चला रहे हैं, जिसमें हमने एक पार्ट अब तक सुना। अब हम दूसरा पार्ट सुनेंगे। अब आगे जुम्मन शेख तो इसी संकल्पना या विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को महावर खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता होगा कि महावर खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाएगा। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे तो गले पर छुरी फेरे। इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहेंगे। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दे दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोगों को ऐसे कपटी दोस्त या धोखेबाज दोस्त न होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप न होता। यह हैजा, प्लेग आदि व्याधियों का दुष्कर्मों के दंड के समान ही है। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा का जो खेल कर रहे थे, वे कहते थे कि इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसातल को चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बात नहीं करते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था। उसमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आवभगत से ज़्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन ने चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटकती। उसे हर घड़ी यह चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कर्मों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कर्मों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर के बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे। बैल पछाही जाति के सुंदर बड़े बड़े सींग वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेकोबंद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ करा कर दिया है। चौधराइन और करीमन ने इस विषय पर एक दिन खूब ही विवाद किया। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। व्यंग, क्रोधित, अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुई। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया कि उसे रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया। अब अकेला बैल किस काम का। उसका जोड़ तो बहुत ढूंढा गया, पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव में गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते। मंडी से तेल नमक भर कर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हो जाएंगे। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़ जाते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी का गरज भी था, घाटे की परवाह न थी। समझू साहू ने नया बैल पाया तो गले
उसे रगेदने लगा। वह दिन में 3-3, 4-4 खेप करने लगे। न चारे की फिक्र न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा डाल दिया। बेचारा जानवर भी दम भी न लेने पाता था कि फिर जोत दिया जाता था। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजाती थी। बैल राम छठे छमाहे कभी बहली में जोत देते थे। खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहाँ बैल राम का राशिबत था, साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली। और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता पोछता और सलाह था। वो कहाँ वह सुख चैन, कहाँ यह आठों पहर की खपत। महीने भर में ही वह पिस सा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दूभर था, हड्डियाँ निकल आई थीं, पर था वह पानीदार, मार की बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। दिन भर का थका जानवर पैर न उठाते थे, पर साहू जी कोड़े फटकाने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलीजा तोड़कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। अतः उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथने को में लकड़ी ठूस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता था। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचेगी। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर न आया, आसपास कोई गांव भी न था। मारे क्रोध में उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगे। अभागे, तुझे मरना ही था तो घर पर पहुंचकर मरता। ससुरा बीच रास्ते में ही मर रहा है, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी ने खूब जले भुने कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 200-250 रुपये कमर में बांधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे। अतः छोड़कर जाना भी उचित न था। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वही रचरंग करने लगे कि चीलम पीते गए, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, पर पाँव पटकते ही जो नींद टूटी, वह कमर पर हाथ रखा था और थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुँचे। साहुआइन ने जब यह बुरी सुनी तब पहले तो रोई और फिर अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छना बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लूट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगे तब साहू और साहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो। इन्होंने दामों की पड़ी है, मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल गले बांध दिया। हमें निरा पोंगा ही समझा है, हम भी बनिए के बच्चे हैं। ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुँह धोआओ, तब दाम लेना। ना जी मानता तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो, और क्या लोगे। चौधरी ने अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे भी एकमात्र हो जाते हैं और साहू जी के बनाने की पुष्टि करते हैं। परंतु 150 रुपया इसे इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वह भी गर्म पड़े थे। साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने घर में चले गए। अब साहुआइन ने मैदा लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ गई। साहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद किया। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया, साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। वह परामर्श देने लगे कि इस तरह काम ना चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली।
पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी, जहाँ संध्या का समय था। खेतों में कौवे पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय था यह कि मटर की फलियों पर उनका कोई स्तव नहीं है और जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे रखवालों की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना अवश्य समझेंगे। पेड़ की डालियों पर बैठी सुख मंडली ने यह प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें बेमुरौवत कहने का क्या अधिकार है जब वे स्वयं अपने मित्रों से दगा करने लगे और उसमें संकोच भी नहीं करते हो। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस का चुनाव करके पंच बदते हो? अलगुद्दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन लें। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे, वह बात तो ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? चौधरी निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बधुआ हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूल कर भटकने लगे तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। पत्र संपदा अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी दृढ़ता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल की लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है, परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है। मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण हो जाती है। इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है, माता पिता उसकी ओर से कितना चिंतित रहते हैं, वे उसे कुल कलंक समझाते हैं, परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित्त उन्मुक्त युवक कितना धैर्यशील, कैसा शांतचित्त हो जाता है। यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हो गया। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म की सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाड़ी के साध्य है और देववाड़ी में मेरे मनोविकारक का कदापि समावेशन न होना चाहिए। मुझे सत्य है जो भर भी टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करना शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो महाशय इस कारण रियायत करने चाहते थे कि बैल के मर जाने में समझू को हानि हुई। इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल्य के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस ना हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्हें बैल दिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिया जाए तो आज समझू उसे फिर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई है कि उसे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया है और उसके दाने दाने के लिए तरसाया गया है और उसको दाने चारे का प्रबंधन भी अच्छे तरीके से नहीं किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतः उसे दंड देना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, यह रियायत करे तो उनकी भलमनसी। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं है। पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे में कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच में पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है और न ही कोई किसी का दुश्मन। न्याय के सिवा और कुछ नहीं सूझता।
आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की ज़बान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों ने दिलों का मैल धोया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। तो दोस्तों, हमने आज सुना पंच परमेश्वर कहानी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि न्याय के लिए जिस भी व्यक्ति को चुना जाए, वह चाहे विपक्षी का मित्र हो चाहे शत्रु हो, उसे अपनी व्यक्तिगत मित्रता और शत्रुता को त्याग कर सत्य की तरफ जाना चाहिए और सत्य का ही चुनाव करना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। अगली कहानी हम कौन सा सुनाएं या सुने, उस हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।